हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सुशील केडिया। उनसे अब करते हैं बातचीत। आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे सुशील जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थोड़ा सा बाजार से ठहरा है, लेकिन जो मार्केट को टेक्निकली देखते हैं, थोड़े डाटा के हिसाब से देखते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद अभी और भी चल सकता है। सर, एक बार आपका जरा व्यू पॉइंट चाहिए। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और कैसे आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर थोड़ा और चलेगा? करेक्शन स्टार्ट हो चुका है और करेक्शन और चलेगा। ओके, से होगा सर, और कैसे होगा और किस रूप में होगा, जरा हमको अच्छे से समझा दीजिए। जितना अच्छे से बाजार मुझे बता पाएगा मैं उतना ही अच्छे से आपको बता पाऊंगा। अभी देखिए, सबका अपना अपना व्यवहार होता है जो बदलता रहता है। हाँ। तो कभी हमारे मित्र बड़ी स्पष्ट भाषा में बात करते हैं, कभी गोल मटोल बात करते हैं। तो मार्केट है, मार्केट तो परम मित्र है, उसकी जैसे मर्जी वो वैसे चले। तो कभी बाजार क्लियर ट्रेंड में होता है, कभी कॉम्प्लेक्स करेक्शंस में होता है। अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन एक प्रकार की जार्गन हो गई। तो मार्केट इस वक्त एक करेक्टिव फेज में है, और ये करेक्टिव फेज काफी लंबे टाइम से चल रहा है। जो पिछले साल 18,600 का जो टॉप बना था, और उसके बाद हम एक बार गिरे, फिर ऊपर आए, फिर गिरे, और अब वापस ये रैली ऊपर आने के बाद फिर गिरे। 5 राउंड होने के बाद अब ये जो बड़ी चाल आई है 18,200 तक, 18,026 तक की। तो पहले जो 5 लेग थे, काश मैं आपको चार्ट दिखा पाता, जो कनेक्ट नहीं हो पाई। ये सिर्फ उसका कनेक्टर फेज है। तो जो भी लोएस्ट लेवल 15,200 के बने थे वो आगे पीछे टूटेंगे, पर वो अभी टूट जाएंगे ये बाजार स्पष्टता नहीं दे रहा है। उसके पहले 18,600 भी हो सकता है। तो उसके बीच में एक और मध्यांतर रेंज है। फिलहाल जो बड़ी जोर से बाजार एक ही दिन में गिरा, 2 दिन में, और सब तेजी की बात करना भूल गए तब। अब थोड़ी सांस संभली है, कल से जरा सा उछाल जो बना है। तो 17,730 के ऊपर अगर बाजार चल पड़ा, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं फिलहाल के लिए इस करेक्शन की संभावना को पोस्टपोन कर दूंगा। और 17,730 के ऊपर जब तक ये ना चले, तो एक बार 17,150 तक निफ्टी सरक सकती है। फिर उसके बाद वापस एक रैली का मौका आएगा। तो इंडेक्स जितनी कॉम्प्लेक्स है, उसकी जगह ज्यादा स्पष्टता जो मुझे सेक्टोरली दिखती है। छोटे बैंक्स अभी भी हम बिल्कुल सेल कॉल नहीं, उनमें बाई कॉल्स आ रहे हैं। पर जो बड़े बैंक्स है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आईसीआईसीआई, इंडसइंड और एक्सिस बैंक, इनकी सबकी चार्ट बिल्कुल भयावह हो चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं कि इनमें साल का नया लो भी आ जाए, वो नया लो आने के पहले एक बार वापस रीटेस्ट कर लेंगे हाई को। ये चार्ट भारी हो गई है, ऑटो के सभी स्टॉक्स भारी हो गए। तो अगर बाजार नीचे की तरफ चल पड़ेगा, निफ्टी नीचे की तरफ चल पड़ेगी, तो डाउन साइड बीटा का एक्सपेंशन मुझे लार्ज ऑटोज और लार्ज बैंक्स में लगता है। मैं आईटी बेचूंगा ही नहीं, चाहे कोई भी करेक्शन आएगा, मेरे को नीचे में लेना है। मेरे को फार्मा में भी शॉर्ट सेल्स नहीं करने हैं। अगर करेक्शन आएगा तो उसके बाद के राउंड के आउट परफॉर्मर्स ये स्टॉक होंगे। करेक्शन नहीं आता है तो ये इमीडिएट आउट परफॉर्मर्स हो जाएंगे। सो थ्रस्ट इज टू बी बाइंग द स्ट्रेंथ इफ इट कम्स इन आईटी एंड फार्मा। और अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो ऑटो और बैंकिंग को बेचना है। इंडेक्स को इस वक्त फिलहाल रिलायंस ने संभाल रखा है। 2700 रुपए का रिलायंस पे एक फलक्रम है, और जब तक उसके ऊपर ये नहीं चले तो वापस रिलायंस भी 2200 हो सकती है, अगर बड़ा करेक्शन बाजार का बन गया। देखिए, पूरा वर्ल्ड इवेंट ड्रिवन है, और सबसे क्रिटिकल इवेंट जो मुझे लगता है ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है, वो है ऑयल में ऊपर का ब्रेकआउट आ गया। तो अभी तक ऑयल और निफ्टी लास्ट 6 महीने में एक साथ चल रहे हैं, जबकि 15-20 साल के डेटा में देखोगे उल्टा चल रहे हैं एक दूसरे के। और 15-20 साल के डेटा में आप देखोगे तो क्रूड करीब करीब 15 दिन पहले स्टॉक मार्केट से बढ़ना या गिरना शुरू हो जाता है। तो अभी अगर ये दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, और स्कैरसिटी ड्रिवन वर्ल्ड है, लॉजिस्टिक्स चैलेंज ड्रिवन वर्ल्ड है, वॉर ड्रिवन वर्ल्ड है, तो क्रूड के इस ब्रेकआउट को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। और क्रूड का अगला पड़ाव 104 है, 9x लाइट का, वो निकल गया तो 124। और अगर इस तरह की क्रूड में उछाल आ गई तो मुझे कोई भी ओवरबॉट जो भी है लार्ज बैंक्स या ऑटोज में बिल्कुल भी लेवाली नहीं करनी है, उनको बेच के ही कमाने की कोशिश करना है। ठीक है, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुशील। तो यानी 2 लेवल्स जिनका हमको ध्यान रखना है। आप बता रहे हैं कि 17,750 के आसपास, उसके ऊपर ही आप यहाँ पर और फर्दर बाइंग देखेंगे। तो यानी अभी तो हम एक ऐसे जोन में जो बहुत ही वेट एंड वॉच जोन है। पिछले हफ्ते भी आपने बात कही थी, और मुझे याद है आपने स्पेशली आईटी के लिए बोला था कि वहां से आपको रिवर्सल दिखता है। आपको मेटल में आपने एल्यूमिनियम का स्पेसिफिकली कहा था, एल्यूमिनियम में ट्रेड्स दिखे भी हैं। पहली बात हुई थी एल्यूमिनियम और मेटल्स में, तो बड़ी चाल आ चुकी है। करेक्ट, मैं यही बात कर रही हूँ कि एल्यूमिनियम में
हमें चाल दिखी भी है। लेकिन ये जो आप टाइम फ्रेम है, ये किस टाइम फ्रेम में एक्चुअली व्यूअर्स इसे मैप करें? क्या ये आप एक एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, अगले 2 से 3 महीने की बात कर रहे हैं? क्योंकि ऑटो में वीकनेस आपने पिछली बार इंडिकेट की थी। देखिए, ट्रेडिंग हमेशा इमीडिएट ट्रेडेबल टाइम होराइजन या नेक्स्ट स्विंग पे होगा। तो अगर कभी कभी कोई चार्ट या बाजार थोड़ा टाइम पास कर देता है कि 4-5 दिन बीच में साइडवेज चला गया, तो प्रिसाइज टाइम इसीलिए नहीं पकड़ी जा सकती। पर अगर मैं ये जो माइनर रेंज की बात कर रहा हूँ 17,730 टू 17,100, ये अगले 6-7 दिन की रेंज है। 6-7 दिन के अंदर अंदर अनुमान है कि ये रेंज में से 2 में से एक आंकड़ा टूट जाएगा। 15 दिन पकड़ लो, 17,100 से वापस 4-5 दिन का भी रिबाउंड आ सकता है। अगले 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 10-12 दिन के लिए आप 17,150 से 17,700 की रेंज का टाइम फ्रेम अनुमान लगा लो। और अगर 17,150 टूट जाता है वहां से रिबाउंड लेने के भी बाद में, तो करीब करीब अगले 1 से सवा महीने के टाइम फ्रेम में आप ये लगा लो कि निफ्टी 16,600 या और भी नीचे के स्तर जा सकती है। नीचे का स्तर खुला हुआ है, फाइनल बॉटम नहीं हुआ है, पर मार्केट दोनों तरफा खेल रहा है। देखिए, इस वक्त क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है, मैराथन नहीं हो रही है, सटासट कोई सेंचुरी मारने वाला बाजार नहीं है, फुटबॉल का मैच चल रहा है। और मार्केट सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो बाएं पैर से भी बॉल निकाल सकता है, दाएं से भी निकाल सकता है। ट्रेडिंग आपको दोनों साइड करनी पड़ेगी। तो दोनों साइड करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ में जो सेक्टर स्ट्रांग है, तेजी चल पड़ेगी तो अंडर परफॉर्मर्स जो आउट परफॉर्मर बनेंगे उनको लेंगे। मंदी चल पड़ेगी तो हम जो ओवरबॉट बैंक्स है उनको बेचेंगे, छोटे बैंक्स को लॉन्ग रखेंगे, सामने बड़े बैंक्स बेच देंगे। ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट स्ट्रेटेजी है। ऑल राइट, तो ये व्यू इन सेक्टर्स पर। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। पूजा हियर। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में फिर आपका क्या व्यू बन रहा है कि यहाँ पर भी तेजी आ चुकी है, निकलने का वक्त है, या फिर एंट्री लेना चाहिए? कौन कौन से सेक्टर और स्पेस हैं स्पेस में जो आपको अच्छे लग रहे हैं? हम अभी फोकस ज्यादा लार्ज कैप्स पे ही करेंगे क्योंकि अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। और जो मिड कैप्स हमने 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के व्यू पे लिए हुए, उनको ऐसे एक महीने के मार्केट व्यू को पोजीशंस को हम नहीं डिस्टर्ब कर सकते। पर अब देखिए, जैसे कि अब ऑटो एंसिलरीज, अब काफी अच्छी रोबस्ट ग्रोथ आ गई, 40% ग्रोथ आ गई, और हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा टर्नओवर का रिपोर्टिंग आ गया। पिछले 2.5-3 महीने से मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि मुझे ऑटो एंसिलरीज बेचना ही नहीं है, हर करेक्शन में लेना है। अब हमारा स्टांस वहां स्विच हो गया कि ऑलरेडी बहुत बढ़ गए हैं, ये सबकी चार्ट्स ओवरबॉट है, यहाँ से बेचने की कोई जल्दी नहीं, पर हमें 100 रुपए का नया ऑटो एंसिलरीज नहीं लेना है। न्यूज पढ़ के जिन्हें पार्टिसिपेट करना है, जब वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और हमारी चार्ट बोलेगी बेच दो, तो हमने नीचे से अगर बॉस्क में 30-35% का इजाफा देख लिया, 50% एमआरएफ में मिल गया, तो 40%, तो अब हम उनको 10-12-15% और जो भी मिलेंगे वो लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग नजरिया है, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अब बाजार है, सेक्टोरली भी वो चल नहीं रहे हैं। तो सीमेंट, आईटी और फार्मा अगर पुलबैक्स में हमें लेना ही है, शॉर्ट करेंगे ही नहीं हम, और अगर करेंगे हम शॉर्ट तो सिर्फ लार्ज बैंक्स और ऑटो को ही करेंगे। और देखिए, एक बहुत बड़ी अनिश्चितता का कारण ये भी है कि 108 साढ़े 8 के स्तर पे वापस अगर डॉलर इंडेक्स आ गई है लौट के, और पिछली बार ये जो टॉप बना था वो लगा था कि ये लॉन्ग टर्म टॉप बन गया और बहुत बड़ी करेक्शन अगले 2 साल की चलेगी, वो पैटर्न थोड़ा सा बदला है। हो सकता है अगर यहाँ से भी ये ब्रेकआउट दे दे और डॉलर पूरे विश्व में तबाही मचा दे और यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी के निकल जाए, तो वैसी भी अनिश्चितता है। तो हर समय और हर मौसम बड़े दांव लगाने का नहीं होता है। मुझे लगता है बचने के लिए ज्यादा जरूरी है, अभी बचने का समय है, बड़े दांव लगाने का टाइम बाद में आएगा। ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।